जेई मेन का क्वेश्चन लगाते हैं इसी बात पे। A solid having a density of 9 into 10 to 3 kilograms per meter cube forms a face-centered cubic crystals of edge length इतना। What is the molar mass of the solid? Avogadro's constant है इतना, पाई लगभग 3 ले लें, और एक गजब कर दिया यार। देखते हैं। एफसीसी बोला है, एज लेंथ बोली है, मोलर मास पूछा है, रेगुलर क्वेश्चन है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम विच इज जेड into atomic mass upon Na into A cube। तो 9 into 10 is to 3 जान ले लो मेरी, kg per meter cube। This corresponds to 9 grams per centimeter cube। इज्जत से उसे सीजीएस में कन्वर्ट करो, 9 grams per centimeter cube है। अच्छा, क्या मोलर मास भी केजी पर मोल में ही है? दया कर दो, ठीक है चलो ऐसे चलने दो फिर, है ना। किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, फाइन। जेड एफसीसी है तो जेड 4 है। ए एटॉमिक मास निकालना है, एवोगैड्रोस नंबर देख लेंगे, जो है सो है। और एज लेंथ ए है 200 इन 200 रूट 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, दया करो, इंटू क्यूब। ठीक है, ए निकाल लो, नॉट अ बिग डील। कितना आ जाएगा? ए इज 9 इंटू 10⁻3 मीटर क्यूब, तो काट देते हैं, यूनिट्स में किलोग्राम बचा हुआ है अभी, अंत में लिख लेते हैं। इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10⁻23 पर मोल, ठीक है, इंटू 200 यानी कि 2√2 की क्यूब, और √2 की क्यूब हो जाएगी इंटू 2√2। अच्छा, इंटू 10⁻30, ठीक है। क्या किया वो 200 के 2 जीरो काट दिया और फिर क्यूब कर दिया है, ऐसा किया है। अपॉन 4, हे प्रभु रक्षा कर, क्या गंदगी है। कितना आ जाएगा ये भैया? 10⁻3 और 23 हो गया 26, 26 और 30 ये हो गया 10⁻⁻4, और 9 तो है 9, और 2 क्यूब है 8, 4 2 तो 4√2 इंटू 6 इंटू 4√2 केजी पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, ये तो बड़ी चीज नहीं है। 9 6 54, 54 इंटू 4 4 4 16 4 216 √2, ठीक है, 216 √2, √2 इज 1.414, ठीक है। तो एक काम करें, 216.0216 इंटू 1.414 किलोग्राम्स पर मोल, ये है आंसर। अब एबीसीडी 4 गंदी गंदी ऑप्शन है। एक बात तो पक्की है, दिस इज लेस देन 0.0216 इंटू 1.5। 1.5 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान है ना। देखें ये कितना होता है, 16 का 1.5 गुना होता है 24, और 0.2 का 0.3, तो 0.0324 से थोड़ा कम, 0.0324 से कम है, तो सी तो मार्केट से बाहर हो गया, हाँ जी। और 0.03 से कम है तो ए भी बाहर हो गया। 2 ऑप्शन तो निकली, लेकिन बी और डी दोनों गले की फांस बन के पड़ी ही हुई हैं। 0.216 से ज्यादा है, 0.0216 से ज्यादा है तो डी भी नहीं है। हरे को हरिनाम, एक ही आंसर बचा, कौन सा? बी। तो जी बी है आंसर, राइट। ठीक है, 0.0324 से कम था, 0.0305 ये ऑप्शन बची है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमने कहा था भैया 1D और 2D सॉलिड होते हैं, आपने सुन लिया था। अब बारी आती है 3D की। वेल 3D की तो बातें करते रहे हम, हाँ हाँ। अभी तक तो हमने कहा था 1D में तो बस ए लाइन से एक अरेंजमेंट है, 2D में एक 1D, उसके बाद सेकेंड डायमेंशन में 1D को रिपीट करते जाओ, ए बी, 2 अरेंजमेंट थे, ए या ए बी। अच्छा, और 3D में देखते हैं 3D में क्या होता है ना। 2D में स्क्वायर अरेंजमेंट था, वैसे ही 2D की स्क्वायर वाली लेयर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखो, उसमें 2 संभावनाएं हैं,
और उनमें से एक से बनता है सिंपल और एक से बनता है बीसीसी स्ट्रक्चर। जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट था ना 2D का, वैसे ही 2D की शीटें एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, उसमें भी दो संभावनाएं होती हैं किसकी, 3D में। कैसी, या तो बन जाता है HCP या CCP, CCP को FCC भी बोलते हैं। अच्छा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो। अरे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ी मजेदार चीज है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए पहला वाला तो बहुत ही आसान है। आइए स्क्वायर अरेंजमेंट को देखते हैं और एक के बाद एक रखते हैं। एक लेयर में स्क्वायर है, हाँ, एज इट इज उसके ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कंट्रोल करें, है ना, वैसे कर लीजिए आप इसे, ठीक है ना। अच्छा, वो साइड में, वो पीछे वाले जो साइड में है, नहीं वो साइड में नहीं, वो पीछे है। एक के ऊपर एक, नीचे वाले के ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक लगाते चले जाइए, ऐसे शीट्स, ए ए ए ए ए ए ए ए ऐसा अरेंजमेंट। अच्छा, ये क्या है, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये बड़ा आसान है, ऐसे ही होता है, हमने कब कहा मुश्किल है जी, आसान ही होती है चीजें तो। सिंपल क्यूबिक कैन बी टेकन एज अ यूनिट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर लैटिस, यस वेरी मच। अच्छा, ये देखिए, ये पहली लेयर देख लो जी भर के, 2D स्क्वायर लेयर थी, हाँ जी, और उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, दूसरी को साइड से देखो ऐसी, एक के ऊपर एक, जस्ट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अच्छा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करते दे दनादन, दे लेयर दे लेयर दे लेयर, एक के ऊपर एक लगाते जाइए। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ए ए ए ए ए ए ए ए भाई जरा देख के चलो, ये आ गया आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। डन डन। यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक का बिल्कुल हाजिर है। सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल सब तरफ से घुमा फिरा के, अलट पलट के देख लीजिए, जी भर के, काट कूट के, जैसे चाहे देख लीजिए, ये सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट है। खूबसूरत है, शानदार। अब बीसीसी की बातें करें, स्वागत है आपका, देखिए करिए। ऐसा भी तो कर सकते थे कि जब एक लेयर पर दूसरी लेयर रखी है, तो फर्स्ट लेयर में जो गड्ढे हैं उनमें दूसरी लेयर डाल दो। The square pack layers are placed such that the spheres of one layer occupy the depressions on the other layer. ऐसे करने से पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ती भी लगेगी। देखो एक के बाद एक ऐसे एटम्स हैं, हाँ जी, बीच में गड्ढे हैं, बिल्कुल हैं, उन गड्ढों में दूसरी लेयर फंसा दें, फिर दूसरी लेयर गड्ढों में जब तीसरी लेयर फंसाएंगे तो वो पहले जैसी हो जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ए बी ए बी ए बी, ऐसे चलता जाएगा। कैसे चलेगा आप देख लीजिए, मैं दिखाता हूं अपने साथ, मेरे साथ देखिए ना, क्या बातें करते, रोना पीटा के बजाते। देखिए ये देखिए पहली लेयर, हाँ जानते हैं हम, वहां फिर आके देख लो अच्छे से, पहली लेयर है, हाँ जी, स्क्वायरिश अरेंजमेंट में है, बिल्कुल एटम थोड़े दूर दूर हैं, बीसीसी में टच नहीं करते ना, इसलिए थोड़ा दूर रखा है। दूसरी लेयर बीच में घुसा दी गई, तीसरी लेयर उसके ऊपर उसके बीच में अटका दी गई, चौथी लेयर एक के ऊपर एक, ए बी ए बी ए बी, कलर चेंज कर दिए, ए का रेड है, बी का येलो है, येलो येलो डर्टी येलो। हाँ देखिए ये ए बी टाइप अरेंजमेंट है। बीसीसी एक टुकड़ा निकाल के देखिए, जिगर का टुकड़ा है ये, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बीसीसी, बहुत पहचानते हैं आप अच्छे से बीसीसी को, देख लो जी भर के, ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो सिंपल क्यूबिक में ए और बॉडी सेंटर्ड में ए बी टाइप अरेंजमेंट है। हाँ, 2D की स्क्वायर पैकिंग का ऐसा अरेंजमेंट आएगा अगर उसको 3 डायमेंशंस में रिपीट कर लिया जाए तो। ठीक है, और अगर हेक्सागोनल रिपीट करें तो, हेक्सागोनल देखो, हेक्सागोनल में HCP और CCP दो संभावनाएं हैं। कैसे, देखो एकदम क्लोज पैकिंग अगर 2D में है तो अरेंजमेंट मस्ट बी हेक्सागोनल, देखा है हमने, जानते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही एक के ऊपर एक के ऊपर एक चपटे सर्कल्स की नहीं, पूरे स्फीयर्स की लेयर दर लेयर रखते चले जाओ, हम अगर ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर लेयर दर लेयर रखते चले जाएं कि एक के गड्ढों में दूसरा आ जाए और दूसरे के गड्ढों में पहला आ जाए, ऐसे रिपीट होता जाए, तो ए बी टाइप अरेंजमेंट यहां भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल देखिए ऐसे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशंस आप देखिए ऐसी है। हाँ, तो और अब इनके जो डिप्रेशंस हैं
इनमें अपन एक अगली लेयर रखेंगे। पर ध्यान रखिएगा, जब आप अगली लेयर रखेंगे, एक बात पे गौर करिए कि इतने पास पास हैं कि जैसे एक डिप्रेशन पे आप एक एटम रखेंगे, तो यहां पर आप दूसरा एटम रखने की जगह नहीं है आपके पास, वो पहले से भिड़ जाएगा। तो आपको एक ये छोड़ना पड़ेगा, और फिर आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपने एक जगह एटम रख दिया, कि आपने कहा मैंने यहां एटम रखा है, तो अब आप यहां एटम रख लीजिए, यहां एटम रख लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। और आप देखो ये डिप्रेशंस खाली छूट जाएंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, आप कुछ भी कर लें। अच्छा, तो जो खाली छूट गया बस उसे छोड़िए और आगे चलिए। जहां जहां आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं जगह कर लीजिए कब्जा। यहां कह रहे हैं ओनली 50% ऑफ डिप्रेशंस ऑफ वन लेयर कैन बी ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स ऑफ द सेकंड लेयर। क्यों? उनकी खुद की रेडियस इतनी गोल मटोल आर है। आप सिंपल ज्योमेट्री से देख सकते हैं, एक के डिप्रेशन में अगर सर्कल्स रखेंगे, स्फीयर्स फिट करेंगे, तो वो बाजू वाले को मतलब पूरा कवर नहीं करेंगे, पर आप देखेंगे कि वहां दूसरे को आने भी नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा हमारे? मैं प्रॉपर ज्योमेट्री से समझाता हूं आपको। ऐसे देखिए, ये क्लियर है? हाँ जी। अब मान लीजिए इसका सेंटर यहां पर है, ठीक है, और इस सेंटर पर मैं एक सर्कल बनाता हूं। हाँ जी, ऐसे, राइट, है ना? इसकी रेडियस कितनी है? सबकी रेडियस आर है, सबका मालिक एक, सबकी रेडियस आर। फाइन। अब आप ये देखिए, एक बात, 1 2 3 4, मैं 2 डिमेंशनल सर्कल्स बना रहा हूं, इनको देखिए ऐसे। ये है हेक्सागन की फर्स्ट लेयर, बिल्कुल जी। और इस हेक्सागन की फर्स्ट लेयर में अगर मैंने ऐसे यहां पर इस डिप्रेशन को सेंटर मानते हुए यहां पर एक सर्कल बना डाला, ऐसा जो भी बनाया, है ना? रेडियस तो आ रही है, बिल्कुल, तो आएगा कहां पर? लोकेशन क्या होगी? आइए चेक कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता क्वेश्चन, बिल्कुल डिफिकल्ट है भी नहीं। आप देखिए, ये डिस्टेंस आर है, हाँ जी, तो क्या ये भी डिस्टेंस आर है ना? ये तो छोटा डिस्टेंस है। और यहां पर अगर हम एक रेडियस आर का सर्कल बनाएं, यहां से अगर हम एक रेडियस आर का सर्कल बनाएं, तो आप देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये या ये तो आर है। तो अब जो बीच का सर्कल, यहां से जो नया सेकंड लेवल सर्कल बनेगा, इसके सेंटर से थोड़ा इधर इधर ही आएगा अंदर, ऐसे, इस तरह से। हाँ जी, तो ये इन सेंटर से तो थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा। तो क्या आप देख सकते हैं कि ये जो बीच का ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से ये थोड़ा बाहर इस तरफ यहां आ जाएगा। आप हमें और कंफ्यूज करते जा रहे हैं, ऐसे आरोप मुझ पर ना लगाएं। आप सिंपल ज्योमेट्री से देखें, ऐसा है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। हाँ, पॉइंट बता दो, पॉइंट सुन लेंगे हम। और वो ये कि अगर आप यहां पे सर्कल्स बनाएंगे इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ऐसे, है ना? तो ये वाला जो सर्कल है, व्हाट इज ये? मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, देखिए, ये जो डिप्रेशन है, ये वाला और ये जो डिप्रेशन है, इन डिप्रेशंस को आप कवर नहीं कर पाएंगे। ये डिप्रेशंस तो कवर हो गए, आप देखिए, 1 2 और 3, 3 डिप्रेशंस आपने कवर कर लिए। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी एक एटम को, इस एटम को हमने सेंट्रल एटम मान लिया है, ठीक? इसके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं। मेरे साथ देखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। हाँ जी, डिप्रेशन कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ, इतने गड्ढे हैं, इतने डिप्रेशन हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर मैंने डिप्रेशन, अब सेकंड, ये तो फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर इन्हीं के गड्ढों में रखनी है। हाँ जी, तो अगर मैं 1 2 और जो सेंट्रल एटम है उसको अगर मैं 0 मान लेता हूं, 1 2 और 0, ये जो है, इसके बीच में अगर मैंने यहां पर एक एटम रख दिया, यहां पर मैंने एक एटम रख दिया, यहां पर अगर मैंने एक एटम रख दिया, तो क्या आप देख सकते हैं
कि इस एटम के कारण ये जो डिप्रेशन था बी वो कवर हो गया। हाँ जी, यहां ये कवर हो गया, डिप्रेशन बी था ये कवर हो गया। लेकिन जो बाजू वाला ए और बाजू वाला सी है, अब वो कैसे भी कुछ कर लो वो कवर नहीं होंगे। क्यों? 3 ही एटम आएंगे, जगह ही इतनी है, 6 एटम्स डायरेक्टली नहीं लगा सकता, है ना? तो ए, सी और ई एक्सपोज्ड छूट जाएंगे और बी, एफ और डी या बीडीएफ ये कवर हो जाएंगे। हाँ जी, यही बात यहां बताई गई है। कहां पे? जब बोल रहे हैं ओनली 50% डिप्रेशंस ऑफ वन लेयर कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द सेकंड लेयर। अच्छा, इतनी सी बात है, ये इतनी सी बात है। ठीक है, इस तरह से बड़ा सुंदर डायग्राम है, आप देखिए, और बहुत बढ़िया ज्योमेट्री के साथ है, आप खुद देख लीजिए। ऑल्टरनेट डिप्रेशंस येलो ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू कर रखे हैं, पहले दिखा देते, इतनी मगजमारी करने के बाद अब क्लैरिटी आएगी आपको। पहले सीधे दिखा देता तो आपको इसमें भी डाउट आ जाता। तो आप ये देखें, ये सेंट्रल एटम, कोई भी एक सेंट्रल एटम मान लीजिए ये है सेंट्रल एटम 0। हाँ जी, इसके पास डिप्रेशन थे, ये था, कौन सा था? ये है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं ए, सी और ई एक्सपोज्ड हैं और बी, डी और एफ के ऊपर हरे हरे सर्कल्स पूरे छा गए हैं, आ गए हैं। वही जो हम कह रहे थे कि 50% जो था वो कवर हो गया है और 50% ऑफ द डिप्रेशंस एक्सपोज्ड हैं। तो डिप्रेशंस व्हिच आर कवर्ड बाय सेकंड लेयर आधे ही कवर होते हैं। तो ए, सी, ई कवर करेंगे तो बी, डी, ई छूट जाएंगे या वाइस वर्सा। ठीक है, अब ऑन प्लेसिंग द सेकंड लेयर इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, जैसे ही हमने सेकंड लेयर रखी, जो बीच की खाली जगह हैं, अब यहां पे और अच्छी चीज बताता हूं आपको, 2 तरह की खाली जगह होती हैं। कुछ जगह जिन्हें हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स और कुछ जगह जिन्हें हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, एकदम क्वेश्चन तक तो ठीक था, जो बता रहे हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, आधे डिप्रेशन, ये वो। अरे हमको डिप्रेशन हो गया सुनकर, फालतू बातें चल रही। बिल्कुल मत घबराइए, फ्रेश नहीं है। सिंपल क्यूबिक आसान था, बॉडी सेंटर्ड वो तो बहुत ही आसान था, वो तो हो गया। हाँ, थोड़ा सा जो आपको रायता फैलता हुआ लग रहा है वो है क्लोजेस्ट पैकिंग में। 2 डायमेंशन में क्लोजेस्ट पैकिंग हेक्सागन में थी, ये तो आसान है। हाँ, अब मैं हेक्सागन एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख रहा हूं, तो लेयर ए ए ए ए जैसी पैकिंग प्रकृति में पाई ही नहीं जाती। अच्छा, तो ये हो सकता है कि लेयर ए सारे मैंने ये सारे स्फीयर्स हेक्सागोनल अरेंजमेंट में एक लेयर में रखी है, उनके बीच बीच में गड्ढे दिख रहे हैं। हाँ जी, उन गड्ढों में मैंने दूसरे एटम रखे हैं। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूं कि उसमें इतने सारे गड्ढे हैं कि सारे वो गड्ढे भरते नहीं है। जब मैं एटम रखता हूं तो ऑल्टरनेट जो डिप्रेशन थे वो छूट जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कैसा होता है, और बहुत देर से ये क्यों होता है ये भी समझा रहा था, बट अदरवाइज इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लिए, होता है। ठीक है, तो आधे गड्ढे जो छूट गए, ठीक है, तो छूट गए, फाइन। और जो भर भी गए तो ये तो पक्का है कुछ जगह भरी है, कुछ छूटी है। हाँ जी, कुछ खाली जगह छूट गई है बीच में, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, गोल गोल स्फेरिकल एटम्स हैं। तो जब एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के साथ रखा है तो बीच में कुछ खाली जगह छूट जाएंगी, खाली जगह कहलाती हैं वॉइड्स। और मैं आपको जो नई चीज अब यहां बता रहा हूं स्लाइड पर, वो ये किस 2 तरह के वॉइड्स होते हैं। कौन से? खाली जगह भी इसमें सिर्फ 2 तरह की है, एक जो थोड़ी सी छोटी है जिनको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, एक जो थोड़ी सी बड़ी है जिनको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, प्लीज रिमेंबर, ये खाली जगहें एक दूसरे से अलग अलग कमरों की तरह, मतलब ये कोई जेल नहीं है जिसकी बाउंड्रीज हो। मतलब ये समझना, जैसे मान लीजिए एक हॉल है, हाँ, और उसके आजू बाजू 10 कमरे हैं। ठीक है, हर कमरे में एक दरवाजा है, तो दरवाजे से आप हॉल में आ सकते हैं, हॉल से आप, या एम्प्टी स्पेस है, आंगन है मान लीजिए बीच में, है ना, तो आंगन से आप कमरों में आ सकते हैं, कमरों से आंगन में आ सकते हैं। तो दरवाजा कमरे का है, अब वो खुली जगह है तो कमरा कनेक्टेड है आंगन से, लेकिन कमरे की जब बाउंड्री ऑलरेडी हो ही रही है, छत पड़ी हुई है, तो आप कह सकते हैं कमरे का अलग स्पेस है, हॉल एक अलग, या आंगन एक अलग स्पेस है। वैसे ही ये जो वॉइड्स हैं, जो खाली जगह हैं, वो भी एक दूसरे से अंदर ही अंदर जुड़ी होंगी, लेकिन फिर भी अलग अलग स्पेसेस, जैसे 4 एटम्स के बीच की जगह हम उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड है,
6 एटम्स के बीच की जगह, उसको हम बोल देते हैं वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। अच्छा, वेल ऑल्दो क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ठीक है। देयर आर एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट एंड दीज एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स। इनका एक और नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। कभी कभी लोग इसे इंटरस्टिशियल वॉइड बोल देते हैं, विच इज लाइक सेइंग वन थिंग ट्वाइस। वॉइड का मतलब ही है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहना मतलब कोई बहुत सेंसिबल बात नहीं। क्यों? वही इंटरस्टिशियल है और वही वॉइड है। कोई कहता है सबसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, तो सबसे सबसे अच्छा कोई सेंस नहीं है ना, और खैर जो भी है। तो वॉइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेस, ये क्या है? ये देखिए, ये खाली जगह जो बीच की थी, आपको याद है सिंपल क्यूबिक में निकाली थी हमने? हाँ जी, एक फिल्ड स्पेस थी, एक खाली स्पेस थी। तो ये जो येलोइश जो हमने निकाला है वो वॉइड है, और जो रेड था वो फिल्ड स्पेस थी। हाँ, अच्छा लग रहा था, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। हमारा दावा है दो तरह की खाली स्पेसेस हैं, किसमें? क्लोजेस्ट पैकिंग में। कौन कौन सी? एक जिन्हें जगत कहता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा जिन्हें दुनिया कहती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्रा कैसे बनते हैं? बहुत ही आसान है। 3 एटम रखो, ओम नमः शिवाय, 3 एटम रखती है, ठीक है, और इनमें एक गड्ढा बनाए बीच में, उसके ऊपर चौथा एटम टिका दो। अच्छा, तो ये जो खाली जगह बीच में बचेगी, ये खाली जगह कहलाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, 3 एटम के ऊपर चौथा एटम टिका दो, जो खाली जगह है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। जी हाँ, खाली जगह है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये तो आसान है, मैंने कब कहा मुश्किल है, आसान ही होता है जो है, ठीक है ना, इस तरह से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? वो भी बड़ा मजेदार है, वो भी देखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है कैसे? अगर आप 3 एटम्स, 3 स्फीयर्स को रखें एक प्लेन में, और एक ट्रायंगल के आकार में, एक ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर आप रख लें 3 एटम्स को। हाँ जी, अगर इसी के ऊपर देखेंगे तो एक बीच में 1 2 3 एटम से बीच में गड्ढा बनाए, उसके ऊपर चौथा रख देंगे तो क्या बनेगा? अगर सेकंड लेयर में एक 4th एटम उसके टॉप पे रख देंगे, तब तो बन जाएगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, जो हमने अभी देखा था। लेकिन लेकिन एक बहुत ही मजेदार काम है, अगर इसी की बजाय ऐसे ही 3 और एटम ले आप, ऐसे ही 3 और एटम ले आप, और इन 3 अन्य एटम्स को अगर आप उठाकर इसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल बनाते हुए सेकंड लेयर में रख दें। क्या 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 बोलते जा रहे हैं आप? कुछ भी बोलते जा रहे हैं। बड़ा सिंपल बोल रहा हूं, देखो एक ट्रायंगल है ना, तुमने एक ट्रायंगल बनाया, हाँ, अब मैं कह रहा हूं ऐसे ही कागज से काट कर एक दूसरा ट्रायंगल बनाओ। हाँ जी, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इस एक ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख दें? हाँ, रख सकते हैं, और इस तरह से रख दें कि एक स्टार बन जाए। हाँ जी, 2D में तो काम बड़ा आसान है, आपने रखा इस तरह से एक बड़ा सुंदर सा स्टार बन गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं एक दूसरा काम करो, ये पहले ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर तुम 3 बॉल या 3 स्फीयर जोड़ दो, ऐसे जैसे यहां पे जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ये बीच में ऑरेंज है, भूल जाओ ऑरेंज को, पहले 3 ये जोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही 3 बॉल्स और लो, टोटल 6 बॉल्स लो, 3 जो तुमने एक प्लेन में रखी एक ट्रायंगल में, और 3 जो एक दूसरे प्लेन में उसके ऊपर तुम रखने वाले हो, और उस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जिसकी चोंच अंदर है, दूसरा ट्रायंगल जिसकी चोंच बाहर है, ऐसे पॉइंट करता हुआ और उल्टा पॉइंट करता हुआ, ऐसे और ऐसे। अच्छा, एक अपवर्ड पॉइंटिंग, एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग, मान लो अगर तुम ऐसे वर्टिकल स्क्रीन पे देख रहे हो तो, और इनको एक के ऊपर एक उठा के रख दो, एक लेयर ऐसी है, उसके ऊपर दूसरी लेयर ऐसी है। अच्छा, तो हर ट्रायंगल में बीच में गड्ढा है, एक डिप्रेशन है। हाँ, अगर हर ट्रायंगल में बीच में गड्ढा है, तो एक गड्ढा और एक लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, तो एक होल। हाँ जी, और उसके नीचे एक दूसरा होल भी है। हाँ जी, तो ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस या ये स्पेस जिसमें हमने ऑरेंज डॉट बनाया हुआ है, ये कहलाती है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये खाली जगह है, हाँ, इसलिए वॉइड है। हाँ जी, तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं?
इसलिए क्योंकि हमने जो 3 और 3 6 एटम्स रखे हैं, 3 और 3 जो 6 एटम्स रखे हैं, अगर हम इनके कॉर्नर्स ज्वाइन कर दें तो जो शेप बनेगा वो शेप बन जाएगा एक ऑक्टाहेड्रॉन का। वाह, वो एक ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा। जी हाँ, वो एक ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा। उस जिसके अगर कॉर्नर्स जोड़ के बन रहा है ऑक्टाहेड्रॉन और बीच में है खाली जगह, तो वो चीज कहलाती है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, ऐसे? जी हाँ, अगर बीच में खाली जगह है, कॉर्नर्स पर 6 एटम्स हैं ऑक्टाहेड्रॉन के शेप में, तो बीच की जो खाली जगह है वो कहलाती है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपके पास हो गया एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छी बात है। ये क्या दिखा रहे हो तुम? पुरानी फिगर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 3 एटम्स हैं रेड वाले। हाँ जी, और उसके ऊपर ये जो शेडेड है ये 4th एटम है जिसमें मैंने शेड डाल दिया है। हाँ, 3 एटम्स जिनके जो बीच का जिसमें डिप्रेशन था, जो गड्ढा था, उसके ऊपर मैंने चौथा एटम रख दिया है, ठीक उसके बीचों बीच, उसके ऊपर ऐसे पूरा कवर करते हुए। तो ये 3 एक लेयर में थे, चौथा उसके टॉप पे था। ये जो फिगर बनी है कौन सी फिगर है? ये फिगर है एक टेट्राहेड्रॉन की। अच्छा, तो जो वॉइड बना है, ये बीच की जो खाली जगह है वो कहलाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि ब्लू कलर में आपको यहां दिख रहा है। अच्छा, तो ये ब्लू वाले सारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं? जी हाँ, ब्लू वाले सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। अच्छी बात है। और येलो वाले ऑक्टाहेड्रल हैं? यस, येलो वाले ऑक्टाहेड्रल हैं। और ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 ये है एक प्लेन में। हाँ जी, और 4 ये वाला जो शेड कर रहा हूं, 5 और 6 ये है सेकंड प्लेन। 4 5 6 मैंने लिखा नहीं था कि आप कंफ्यूज ना हो, पर जो शेड कर दिए, 4 ऊपर लिख दिया, नीचे वाले शेडेड 5 6 मान लें। ये 1 2 3 बिल्कुल, और 4 5 6 बिल्कुल। उसके बीच की जो खाली जगह है, ये खाली जगह है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जहां ओ लिखा है वो जो येलो शेडेड है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, तो ये इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल दोनों हैं, टेट्रा भी हैं और ऑक्टा भी हैं। ओके, अच्छी बात है, बढ़िया है। बुरा क्या होगा इसमें? ऑफ कोर्स आप ये देखिए, एक लेयर एटम्स की, ये टेट्राहेड्रल वॉइड था, है ना? ये देखिए, 2 लेयर्स में से उठाया, दिखाया आपको। हर तरफ से देख लीजिए, एक लेयर में 3 एटम है, उसके ऊपर एक चौथा एटम है, इनके बीच में खाली जगह है, वो खाली जगह कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। चारों के कॉर्नर्स जोड़ेंगे तो बकायदा देखिए टेट्राहेड्रॉन दिखता है। बहुत ही सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन। और आप देख सकते हैं क्लियर कट, खाली जगह कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब क्या कर रहे हो? देखो, 3 एटम नीचे से और 3 एटम ऊपर से। ये 3 ध्यान से देखो, और बॉटम वाले 3, है ना? अगर उनको हम निकाल रहे हैं, 1 मिनट पहले, यहां तो टेट्राहेड्रल दोबारा दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल को देख लीजिए, आप आराम से जी भर के देख लीजिए, बढ़िया है। 3 एटम्स एक लेयर के, चौथा एटम ऊपर वाली लेयर का, कॉर्नर्स ज्वाइन करे, बन गया टेट्राहेड्रॉन। बीच की जो खाली जगह है, हमारी प्यारी जिगर की टुकड़ी टेट्राहेड्रल वॉइड थी वो। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्या होगा? ये देखिए, ट्रायंगल, 3 एटम ऐसे हैं येलो, और 3 रेड नीचे की तरफ, 3 ऊपर 3 नीचे की तरफ जोड़ा, ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। अरे वाह! और बीच की खाली जगह है। जी हाँ, तो बीच की खाली जगह है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड शॉइड सब दिखा दिया आपको। बहुत ध्यान से फिर से देखिए एक बार, 3 ऐसा ट्राइंगल जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और रेड वाला ऐसा ट्राइंगल जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। सेकंड लेयर एक के ऊपर एक रखी है, सारे कॉर्नर्स जोड़ दिए, देखिए शेप बना है ऑक्टाहेड्रॉन का। और इनके बीच में 3 डायमेंशंस में जो बीच में खाली जगह है, वो खाली जगह कहलाती है प्यारी सी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, एक बार फिर देख लीजिए, 3 ऊपर और 3 नीचे, इस तरह से। अच्छा, एक झलक देखिए, वो ट्रायंगल भी दिखाते हैं, फिर ट्रायंगलों को जोड़ के ऑक्टाहेड्रॉन बना दिया हमने। ये देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बहुत ही शानदार, देखने लायक। आप देखिए, बहुत ही सुंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतनी देर से जो हम चीख पुकार मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो सब आपको साफ साफ दिख जाएगा। ट्रायंगल, एक क्षण के लिए वो ट्रायंगल दिखेंगे, लास्ट बार देख लीजिए, ट्रायंगल्स, ये 2 ट्रायंगल दिखे, और जैसे जोड़ा, सुंदर सा ऑक्टाहेड्रॉन बन गया, बीच के हरे रंग की खाली जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड की।
सुकून आ गया। हमने टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लिए। अच्छा, बढ़िया काम किया, शाबाश। अब हम बताने वाले हैं आपको, देखिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा आपके, लेकिन ये खूबसूरती है सॉलिड स्टेट ना, बहुत दिमाग लगाने वाला बेहतरीन चैप्टर है अगर समझ के पढ़ना चाहें तो। फिर भी बच्चे बोलते हैं बहुत इजी चैप्टर है, क्यों? ये फॉर्मूले से भी हो जाता है, अगर समझ में कुछ भी नहीं आए तो भी आंसर सही आ जाते हैं अधिकांश क्वेश्चंस के। तो इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, डटे रहिए मैदान में। इसमें तो नंबर लेकर ही आएंगे अपने एग्जाम में, कहीं गाएंगे नहीं। और कोशिश, जितना आप कोशिश करेंगे, दिमाग लगाएंगे, उतने दिमाग खुलेगा और ओपन माइंड से 3 डायमेंशनल में जब सोच डेवलप होगी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप अपने एग्जाम में। आइए देखते हैं। ना, दो तरीके हो सकते हैं थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पे रखने के। हमने लेयर 1 ए रखी, उसके ऊपर लेयर बी रखी सेकंड लेयर, जो उसके गड्ढों में थी, सेम ए रिपीट नहीं हुई है। लेकिन इसमें खाली 50% गड्ढे कवर करे हैं हमने। हाँ जी, तो थर्ड लेयर जो रखने की बारी आई है, अब उसमें देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। कौन सी? लेयर ए और बी के बाद जो थर्ड लेयर है, या तो ए रिपीट कर दो, ए बी ऐसे रिपीट करते जाओ, और 50% वॉइड्स जो कवर करे थे यहां पर, उन्हीं 50% को फिर से कवर कर लो सेम, और जो 50% बच गए थे उनको छोड़ दो, कभी कवर ही नहीं होंगे, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे मनहूस। तब तो ये ए बी टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसको लोग प्यार से कहते हैं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। आप क्लोजेस्ट बोल रहे हो, यहां क्लोज लिखा है, एक ही बात है, ग्रामर के हिसाब से एक नहीं है, लेकिन फिर भी अपन समझते हैं क्लोज मतलब क्लोजेस्ट वाले को ही क्लोज लिखते हैं अपन, है ना। और अगर बी में हमने 50% गड्ढे भरे थे, बचे हुए 50% अगर हम एक नए टाइप की लेयर सी में भर दें, अच्छा, तो कोई भी फर्स्ट लेयर में जितने डिप्रेशन थे कोई भी खाली नहीं छूटेगा। आधे अपन ने कवर कर लिए बी में, आधे कवर कर लिए सी में। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे करते चले। ए बी ए बी ए बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, सी फॉर क्यूबिक। तो ए बी सी, वेरी इजी टू रिमेंबर, जिसके अंत में सी आता है, एबीसी एबीसी एबीसी, वो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग है। ए बी ए बी ए बी, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। आसान है ये, बिल्कुल आसान है। देखिए यहां पे कुछ लिखा था टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अच्छे स्टेटमेंट है, मैंने नोट कर लीजिए, बढ़िया स्टेटमेंट, मना नहीं कर रहा, पर क्या बच्चे इनसे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने अभी ऑक्टा टेट्रा पढ़ाए हैं, अब अगर मैं इनको लेके आगे कथा कहनी शुरू कर दूं तो जिनको ऑक्टा टेट्रा में प्रॉब्लम है वो सुनना बंद कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये अच्छे नोट्स में अच्छे हैं, पर मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है, उससे आपका काम बढ़िया चलेगा और एक्यूरेट तरीका है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। तो भाषा आसान रखी है अपन ने, खाली इसको देखते हैं और समझ लेते हैं दूसरे को भी, ठीक है। ए बी पैटर्न, ठीक। तो आप ये देखिए, इसमें कुछ लोकेशन जो 50% लोकेशन जो कवर्ड नहीं थी, वो कभी कवर नहीं होंगी, वो हमेशा वैसी ही रहेंगी। तो मतलब ऐसे, अगर ये ऐसे स्फीयर्स अरेंज कर करके अगर आप मान लीजिए छत बनाएं, ऊपर से पानी गिराएंगे, तो आप देखेंगे कुछ बारिश की बूंदें ऐसी होंगी जो डायरेक्ट सीधी कुछ होल से पूरे अंदर से बाहर पूरी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि 50% होल्स ऐसे हैं जिन पर कोई कवरिंग नहीं है। और अगर ए बी सी कर रहे हैं आप, तो फिर पानी छन कर नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों? वो अटक जाएगा। क्यों? कुछ थ्रू एंड थ्रू होल्स बिल्कुल नहीं है, आड़ा टेढ़ा चल के आना पड़ेगा उसको, ऐसा है। एचसीपी को और ढंग से देखते हैं, देखिए ये है लेयर बी ए बी ए बी ए बी, हेक्सागोनल, एक के ऊपर एक हेक्सागन रखते जाइए, ए बी लेयर बन जाएगी प्यार से। और आप देखिए बड़े प्यारे क्यूटी पाए ये हेक्सागन्स हैं, एक हेक्सागन बीच में ब्लू कलर का हेक्सागन कहां गया? हेक्सागन में से हमने 3 ही एटम चुरा लिए हैं, बाकी छोड़ दिए हैं। क्यों? बहुत, ऐसे तो इसमें हजारों एटम है हर लेयर में, सारे रखेंगे आपको दिखना बंद हो जाएगा ढंग से। जितना काम का है उतना रखा है, बाकी हमने हटा दिया है कि इकट्ठा से रख के क्या करेंगे, फील नहीं आती फिर ऐसे। तो ये देखिए हेक्सागन की फीलिंग भी आपको इससे आएगी। कहां से आएगी? जोड़ के देखिए, जोड़ने से, बिल्कुल। मैं दिखाता हूं जोड़ के आपको। हाँ हाँ, जोड़ो जोड़ो जल्दी से, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या है ये? हेक्सागन है बाबू।
बड़ी मेहनत से हम ये लाइनें बना रहे हैं, ऑल्दो थोड़ा लंबा किया हुआ है, पर ये एक यूनिट सेल ही है। अब इसमें ये एक साइड ए है, एक साइड बी है, और ये हाइट जो है ये सी है, ए बी सी, ए इक्वल टू बी, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू सी, नो डाउट अबाउट दैट। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर उर्फ HCP स्ट्रक्चर। यहां पर ऐसे ही उसी को जो मोटे मोटे गोल मटोल स्फीयर्स थे उन्हीं को बिंदिया बना दिया गया। यहाँ पे देखिए तो नीचे 7 एटम्स, ऊपर 7 एटम्स और बीच में 3 एटम्स, ABA ये लेयर है। इसको जोड़कर हमने एक यूनिट सेल निकाला है। अच्छा ऐसा, ये देखिए एक हेक्सागन बिल्कुल आगे हमारे दोस्त एटम्स तैरते हुए आपके सामने। एक लेयर है, हाँ जी, फिर दूसरी लेयर है, हाँ जी, और फिर इसके बाद इसके ऊपर तीसरी लेयर है। हाँ भाई हाँ है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। हाँ तो बनने दो ना। ये क्या है, एबी एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, उर्फ HCP अरेंजमेंट है ये। और ये आ गया इसका प्यारा सा क्यूट सा यूनिट सेल। दीवारें पारदर्शी हैं, आप पूरा देख सकते हैं, जी भर के देखिए, फिर से देखिए, बार बार देखो, हजार बार देखो, दिमाग में सेट करो इसे। HCP स्ट्रक्चर, ये गड्ढे हैं, वॉइड्स हैं जिनको कवर कर लिया गया है। देखो यहाँ पे ये ब्लू वाले कवर्ड नहीं है, ये खाली दिख रहे थे। हाँ जी ठीक है, क्या क्या क्या, दोबारा आएगा फिर देख लेना। आधे वॉइड्स कवर्ड थे, आधे कवर्ड नहीं थे सेकेंड लेयर से, जो मैं बार बार शुरुआत से कह रहा था, है ना। और ये होता है क्लोजर्स पैकिंग में, हमेशा यही होता है। मिलिए एबीएबी स्ट्रक्चर्स, देखना ध्यान से। यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 गड्ढे हैं। अब एटम आएंगे तो 3 कवर हो जाएंगे और बचे हुए 3 ये और ये खाली छूट जाएंगे। जल्दी से देख लो, हाँ छूट तो गए, बिल्कुल डन। यही दिखाना था आपको, देखिए जी भर के। फाइन, ये तो अच्छी बात है। फिर एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कितने होंगे ये कैसे देखेंगे, अभी दिखाते हैं साहब। एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या कैसी होगी, देखिए। इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हैं कॉर्नर्स कितने हैं हेक्सागन के, 6 + 6 12 कॉर्नर्स, 12 कॉर्नर्स हैं। और हर कॉर्नर पर कितना हिस्सा या स्फीयर का कितना हिस्सा अंदर है, 1/6 है। ये कैसे पता लगाया, बताते हैं कैसे पता लगाया, है ना। एक बार हेक्सागन को देख लीजिए, जी भर के बड़ा प्यारा सा हेक्सागन है। हाँ जी, अब इमेजिन करिए कि अगर एक प्लेन हेक्सागन होता, जैसे ये है ना, 2 डायमेंशनल मामला होता, एक स्फीयर था। हाँ जी, कितना हिस्सा स्फीयर का हेक्सागन के अंदर है, हमने कहा था 1/3 है, बिल्कुल जी। तो आप अगर इसी को ऊपर से देखिए तो आप देखेंगे कि एक हेक्सागन है और यहाँ पे एक मोटे ताजा गोल मटोल स्फीयर रखा हुआ है। हाँ जी, एक संतरे की तरह उसको अलग अलग फांकों में, अलग अलग पीसेस में काटना चाहें तो क्या आप देख सकते हैं कि आप उसे कितने पीसेस में काट सकते हैं। जवाब मिलता है कि अगर ऐसे ऐसे 3 पीसेस में काट दिया जाए उसे, तो एक एक ऐसी, जैसे वो संतरे की एक फांक होती है, मतलब एक, आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब, ये जो एक इस तरह का एक पीस बनता है कट करके, है ना, ये बच जाएगा। पर डू यू सी, कि तो आप टॉप से देख रहे हैं तो आपको ये ऐसा दिख रहा है कि जो स्फीयर है वो ऐसे आपने काट लिया, ऐसे, ठीक है। अब आपको उसको बीच से यहां भी तो काटना पड़ेगा। तो 1/3 तो ये पूरी ऐसी, वो पूरी चंद्रमा जैसी फांक थी, उसको बीच से कट मारिए तो आधा ऊपर निकल जाएगा, आधा नीचे बचेगा। जो आधा नीचे बचेगा वो इस तरह का जो होगा, ऐसा आपके पास। ये क्या है, ये है आपका वो 1/6, 1/3 का आधा, 1/6 जो इसके अंदर है। अच्छा, टिपिकल है, मजेदार है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो कॉर्नर्स का 1/6 हिस्सा अंदर है। हाँ जी, टॉप और बॉटम के फेस सेंटर है, टॉप और बॉटम के फेस सेंटर दो हैं, हर एक का आधा हिस्सा, और 3 विद इन लेयर बी है। ए बी, ए था तो बी तो पूरी अंदर ही थी, तो 3 एटम तो पूरे हो गए उसके अंदर। कितना हो गया, 2 + 1 + 3 6। जी हाँ, ऑक्यूपेंसी ऑफ यूनिट सेल 6 है।
6 स्फीयर्स उस पूरे हेक्सागन के अंदर हैं। ओ माय गॉड, यस, 6। ऑक्यूपेंसी 6 फॉर द यूनिट सेल। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, पूरे के पूरे कितने स्फीयर्स अंदर हैं? कोई भी नहीं है। अरे अभी तो आपने कहा था कॉर्नर वाले तो कट गए, बीच वाले लेयर बी में भी इस फिगर की मदद से देखिए, लेयर बी में भी आप देखो होता क्या है, 3 एटम्स 1 2 और 3, ये लेयर बी है, इनकी छोटी सी टोपी कट जाती है बाहर। अच्छा, ये बाहर है, जी हाँ, ये टोपी बाहर है कट के, और यही जो बाहर वाले थे उनकी टोपी कट के अंदर आ जाती है, ऑरेंज वाले। अच्छा, तो 1 2 3 का मेजॉरिटी पोर्शन लेयर बी में अंदर है। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि अगर आप ओवरऑल ये जो ग्रीन पोर्शन कट गया इस पे ऑरेंज जोड़ दें तो टोटल तो 3 ही एटम्स लेयर बी के अंदर हैं, पर उसमें से भी 3 स्फीयर्स पूरी तरह से अंदर नहीं है, 3 स्फीयर्स का मेजॉरिटी पोर्शन अंदर है और 3 स्फीयर्स का बहुत माइनर पोर्शन अंदर है। ये आप शुरू में विजुअलाइज कर सके तो बड़ा अच्छा है, अदरवाइज बस नोट कर लीजिए इसको कि लेयर बी में भी पूरी तरह से तीनों एटम्स अंदर नहीं है, इस तरह से अंदर हैं जैसा हमने यहां पर इस फिगर में आपको दिखाया है। राइट, देयर वी आर। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको पहले डेफिनेशन भी याद है एचसीपी की, तो इट्स वेरी फाइन, बिल्कुल। यूनिट सेल का फेस, अल्फा बीटा गामा और कुछ रिलेशनशिप देखिए, ये 2r है डिस्टेंस, ये भी 2r है, हाँ जी, तो a बराबर b बराबर 2r, हाँ जी, उनका एंगल कितना है 120 डिग्रीज, ठीक है, फाइन। और कुछ थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए आप, ए बी आर, और ए और सी और आर में रिलेशन है, बिल्कुल, ए बराबर 2r है, हाँ, आर के टर्म्स में मैं हाइट सी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कैसे, आइए देखते हैं। वॉल्यूम निकालना चाहते हो, हाँ, पहले तो हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया ऑफ हेक्सागन आ गया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल लिया? इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आता होगा ना आपको, हमें कुछ नहीं आता, मैं बता देता हूँ, ऐसे निकालते हैं जी। इक्विलैटरल ट्राइंगल ये देख रहे हैं आप, छोटा सा ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला, हाँ देख रहे हैं हम, ठीक है, इक्विलैटरल है तो सारे एंगल 60 हैं, बाइसेक्टर का एंगल 30 डिग्री है, जानते हैं हम, ठीक है, जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो, अब सुनो बता रहा हूं तो, ये डिस्टेंस ए है, हाँ जी, तो ये डिस्टेंस वेल a/2 है, और tan 30 कितना होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, a/2 डिवाइडेड बाय y, ठीक है, a/2 है जितना है, और अच्छा tan 30 तो पता ही आपको कितना होता है, √3/2, तो अब आगे आपके पास y जो वर्टिकल हाइट है ये कितनी है, ये है a√3/2, ठीक है, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो एरिया इज हाफ, ठीक है, इंटू बेस है a, फाइन, और हाइट है √3/2a, बिल्कुल, तो 6√3/4a², ये हो गया 6 टाइम्स करने के बाद ये हो गया एरिया ऑफ पूरा हेक्सागन, ठीक, इसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ जाएगा, अगर मैं चाहूं तो। चाहते हो तुम ऐसा? चाहते तो हैं। अब देखते हैं सी निकालने की जरूरत लगाते हैं, कैसे निकालेंगे। बॉटम पे जो 1 2 3 थे ना, अगर तुम इन बॉटम 1 2 3 1 2 3 और सेकंड ईयर देखोगे तो ये जो है ये बनाता है एक टेट्राहेड्रॉन। 1 2 3 4 अगर ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे ये बनाएंगे एक टेट्राहेड्रॉन, यही शेप है, कंसेप्ट यही है एचसीपी का, इस शेप में ये होते हैं। अच्छा, तो क्या टेट्राहेड्रॉन की हाइट निकाल सकते हो? हाइट निकालनी होगी टेट्राहेड्रॉन की, हाँ निकाल देंगे, कैसे बताता हूं, देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ध्यान से देखना, थोड़े बड़े डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, यहाँ जगह है, थोड़ा विशाल बनाऊंगा तो आपको इजी होगा कैलकुलेशन करना। वहां डायग्राम बना था, बना बनाया डायग्राम क्या आप कॉपी कर तो लोगे लेकिन आपको फील नहीं आएगी उसकी, इसलिए हाथ से दोबारा बना के आपको दिखा रहा हूं पूरा सॉल्व करके।
क्या है ये? टेट्राहेड्रॉन है बाबू। अच्छा, आप कहो तो इसको डॉटेड लाइन से बना दो, ये पीछे की तरफ है छुपी हुई, ऐसे है। और हाइट से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो यहां आएगी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पे। प्लेन का सेंट्रॉइड अलग होता है और टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड अलग होगा, वो एक अलग बात है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन की खासियत क्या है? सारी साइड्स एक जैसी लेंथ की हैं, तो अगर ये एज लेंथ ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब ए ए ए, ए टेट्राहेड्रॉन मतलब सब बराबर है, ऑल आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल्स हैं, चारों इक्विलैटरल हैं। अच्छी बात है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं। क्या कर रहे हो तुम? देखते जाओ। ये भी एक ट्रायंगल है। हाँ, हो गई सही। कैसा है? कैसा क्या? ट्रायंगल है। एक काम करते हैं, ये जो पी क्यू आर और एस, मान लो पी क्यू आर एस मान लिया मैंने इससे। हाँ जी। तो पी क्यू आर एक प्लेन है, बॉटम प्लेन है। हाँ, मैं एक बार पी क्यू आर स्केच कर लूं क्या? बिल्कुल कर लूं। और सेंट्रॉइड को मान लेता हूं जी है। ठीक है, तो पी क्यू आर और सेंट्रॉइड जी है, और मैंने यहां पर इस तरह से ये लाइनें बनाई हैं। करना क्या चाहते हो? मैं हाइट एच निकालना चाहता हूं इसकी। क्यों? मजा आ रहा है, ये तो चाहिए बिल्कुल, हाइट ये एच ही तो निकालनी है। अच्छा, बात तो सही है। कैसे निकालोगे? उसके लिए मैं पहले आरजी निकालना चाहता हूं, लेंथ। कैसे निकालोगे? पी आर का डिस्टेंस है ए। हाँ जी। और ये एंगल कितना है? एंगल तो पता है, ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है तो ये 60 होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अब बता आरजी कैसे निकालेगा? तो हम कहेंगे कि जो cos 30 डिग्रीज है वो कितना है? वो ये साइड a/2 एडजस्टेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? आरजी। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर ये a/2 डिवाइडेड बाय आरजी है तो लेंथ आरजी कितनी होगी? वो होगी a/2 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2, which is a/√3। RG is a/√3। यस। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट मतलब, अब एक बार इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल जो है, इतना दिमाग लगवा रहे हैं सर आप। मजेदार है। एस जी आर, आर जी एस, रग्स। इसमें मुझे हाइट एच, तो जो एस जी है वो वर्टिकल हाइट वो निकालनी है। हाँ जी। आर एस पता है मुझे। हाँ, आर एस तो पूरा लेंथ ए है, पता है। तो टेट्राहेड्रॉन में सारे साइड्स लेंथ ए के होते हैं। और आरजी कितना निकाल लिया तुमने? ये यही है, निकल कर आया है बाहर भी। देखो ध्यान से, आरजी जस्ट कैलकुलेट किया था, ये था a/√3। अच्छा, तो एच कितना है? ये है a² माइनस a²/3, which is 2/3 a²। Therefore h is a बड़ी वाली √2/3। अच्छा, तो टेट्राहेड्रॉन की हाइट ऐसी होती है, एज लेंथ इंटू √2/√3। यस, टेट्राहेड्रॉन की हाइट इतनी होती है। यही डिराइव किया है, यही डिराइव किया, पर मैंने आपको रेडीमेड फिगर की बजाय अपने हाथ से फिगर बना के, जैसे आप खुद बनाते, पूरा निकाल के बता दिया है। तो जल्दी जल्दी करो, पहले तसल्ली से बताया था पूरा, है ना। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन इन जनरल, जनरल फॉर्मूला है, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज एज लेंथ ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए इंटू √2/√3। और ये h और कुछ नहीं, a और b का डिस्टेंस है। तो टोटल ए का डिस्टेंस कितना हो गया? 2h। वैसे देख लो, तो c कितना है? 2h, जिस 2 टाइम्स a√2/√3। और वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24√2
आर क्यूब। जी हाँ, ए को आर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रिलेशन अपने पास पहले ही था। तो वॉल्यूम रेडियस ऑफ स्फीयर आर के टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया आपके पास 24√2 आर क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दें, बिल्कुल। पूरे हेक्सागन का वॉल्यूम है इतना, और स्फीयर्स का वॉल्यूम है इतना, तो बस टोटल आ जाएगा कितना, 74%। ये तो एग्जैक्टली उतना ही आया है। जी हाँ, ये एग्जैक्टली उतना ही आया है जितना क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग का आया था। तो सीसीपी और एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है। जी हां, एफसीसी का भी 74% था और एचसीपी का भी 74%, देयर एग्जैक्टली द सेम। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो अब एचसीपी के लिए जेड कितना है, 6 है, तो उसके हिसाब से जब भी चाहिएगा तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अब यहां देखिए, बड़ा आसान है देखना। जो ऑरेंज बॉल है उसको देखिए, उसी प्लेन ए बी ए में, उसी प्लेन में उसके इर्द गिर्द कितने एटम्स हैं, 6। ऊपर कितने टच कर रहे हैं, 3, और नीचे कितने टच कर रहे हैं, 3। तो 6 + 3 + 3 12। जी हां, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही सुंदरता से, बहुत इजीली देख सकते हैं आप। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एवरी एटम इज मैक्सिमम, विच इज 12 इन केस ऑफ HCP स्ट्रक्चर। और इतना आपने कर लिया है तो अब तो क्वेश्चन करने की बारी है। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन इस थ्योरी की बात का। If a metal M shows ABAB arrangement of atoms in solid state, then what is the relation between radius of atom R, edge length A and height C of HCP unit cell? ABAB HCP है तो obvious है, A कितना है, A और B बराबर है, we know that. C कितना है, C was 2 times H and 2 times A √2/√3, if you remember that. हाँ, और A और R के बीच का रिलेशन याद है आपको? जी हाँ, क्या था, अगर एक साइड था A, हाँ जी, और ये रेडियस थी R, तो A was equal to 2R, तो है ही सही। दिस इज 4√2/√3 R. Yes, 4√2/√3 R. अरे ये तो C भी सही है, ठीक है। 4√3/√2 नहीं, ये गलत है, और A और R ये भी गलत है। हो गए, A भी सही थे, बस वही थे, ठीक है। Calculate the perimeter, oh my God, of a given plane in HCP unit cell given radius is capital R. Not very difficult. अगर आप देखें तो अगर हेक्सागन को ऐसे आप देखोगे, तो HCP स्ट्रक्चर में हेक्सागन कॉर्नर से तो जुड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो आप अगर इस लेंथ को देख रहे हो, कौन सी, ये वाली लेंथ AB, AB, तो R R R R AB इज इक्वल टू 4R, ठीक है। CD BC इज इक्वल टू C, विच इज 2 times height H। CD फिर से 2R है, 4, सॉरी, CD फिर से 4R है, और DA 2H। तो पेरीमीटर P कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा AB BC CD AD, जोड़ लीजिए आप, रेक्टेंगल ही तो है, तो 8R + 4H ये हो जाएगा। तो ये हो गया 8R + 4H। अब H कितना है, वो है 2R √2/√3। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 8R 1 + √2/√3। रक्षा कर प्रभु, कितना है ये, जो भी गंदगी है, 2/3 होता है 0.667, उसकी गंदी रूट मतलब इसकी रूट 0.6 की रूट कितनी होगी, 8 8 64, 0.8 कुछ होगी, a little more than 0.8, 0.81 पकड़ लो चलो। तो this is 1.81 into R, लगभग ऐसा आएगा, into 8R of course। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। 6 15 16 8, 16 तो नहीं है, वो 16 से कुछ कम है,
और बाकी से बहुत ज्यादा है, वो 15.32 है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1.8 इंटू वो